नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि भारत की आप सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं। भारत की नागरिकता किसी भी आदमी को, चाहे वो विदेशी है, चाहे वो भारत के अंदर जन्मा है, चाहे भारत के अंदर रह रहा है, उसको कैसे मिलती है। आज की इस वीडियो में बात करें कि उस सिटीजनशिप का लॉस कैसे हो सकता है, कैसे सिटीजनशिप को त्यागा जा सकता वॉलंटरी, और कैसे सरकार भी जो है कौन से ऐसे तरीके हैं कि अगर वो सब हम हरकतें करते हैं तो भारत की सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर सकती है, भारत की सिटीजनशिप को आपसे छीन सकती है। तो बेसिकली इसके अंदर जो है 3 तरीके ऐसे दिए गए हैं कि जिसके द्वारा सिटीजनशिप का लॉस हो सकता है। तो 1 बाय 1 हम सभी को डिस्कस करेंगे। उसके आगे हम बात करेंगे कि एक सबसे महत्वपूर्ण है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कि ओसीआई कार्ड होल्डर क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो आया था हमारा, उसके अंदर या उसके बाद में जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, चाहे वो 2003 का हुआ हो, चाहे वो 2019 का हुआ हो, उन सब के अंदर क्लियर कट ऐसे तरीके लिखे गए हैं कि अगर वो सब अप्लाई होते हैं तो आपकी सिटीजनशिप आपसे छीनी जा सकती है। बेसिकली सिटीजनशिप एक्ट के अंदर 3 तरीके ऐसे दिए गए हैं जिनके द्वारा भारत की नागरिकता का लॉस हो सकता है। उसके अंदर पहला है आपका रेनunciation, दूसरा टर्मिनेशन और तीसरा डेप्रीवेशन। हम तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेनunciation। रेनunciation होता है कि आप अपनी नागरिकता को, सिटीजनशिप को वॉलंटरी छोड़ना चाहते हैं, मतलब भारत देश की नागरिकता को आप अपने मर्जी से त्याग करना चाहते हैं। तो ये क्या है, वॉलंटरी एक्ट है। और बेसिकली ये कब करते हैं, जब जनरली हम क्या है कि दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं, दूसरे देश की नागरिकता को अपना लेते हैं। क्योंकि भारत क्या है कि सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करवाता है। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को अगर आप लेते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या है कि वॉलंटरी बेसिस पे आपको क्या है, भारत की जो नागरिकता है वो वैसे भी खत्म हो जाएगी। और क्या भारत की नागरिकता, ये आपका कर्तव्य भी है कि आपको भारत की नागरिकता त्यागनी चाहिए और त्यागनी पड़ती है उस टाइम पे, क्योंकि भारत क्या है कि ड्यूल सिटीजनशिप को अलाउड नहीं करता है। तो इसके अंदर इसकी जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, पहले ये देख लेते हैं। तो इसके अंदर आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई करना होता है एप्लीकेशन के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर, और उसके अंदर आपको जो एक डिक्लेरेशन देनी होती है प्रेस्क्राइब्ड मैनर में, ऑफिशियल फॉर्म भर के, कि आप इसके अंदर ये किस लिए त्यागना चाहते हैं। इसके आगे अगर हम बात करें तो जैसे माइनर चिल्ड्रन जो होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं दूसरे देश की नागरिकता ले रहा हूँ, किसी दूसरी कंट्री, फॉर एग्जांपल मैं यूएसए की नागरिकता अगर मैं ले रहा हूँ, तो मेरे बच्चे अगर माइनर हैं, 18 ईयर्स से बिलो हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या है कि मेरे साथ उनकी नागरिकता का भी त्याग हो जाता है। बट उनके लिए एक स्पेशली एक केस ये रहता है कि जब वो 18 ईयर्स के हो जाएंगे, जब वो अडल्ट हो जाएंगे, जब वो माइनर नहीं रहेंगे, तो वो क्या है, भारत की सिटीजनशिप के लिए बाद में अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए प्रोविजन दिया गया है। बट उस टाइम पे अगर मैं यूएसए की नागरिकता लेके भारत की नागरिकता को छोड़ना चाहता हूं, तो मेरे जो माइनर चिल्ड्रन हैं, मेरे जो माइनर बच्चे हैं, उनका ऑटोमेटिकली क्या है कि ये उनकी नागरिकता भी छोड़ी जाती है इसके अंदर। दूसरा अगर हम देखें, दूसरा तरीका है जिससे भारत की नागरिकता का लॉस हो सकता है, वो है टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन भी क्या होता है, टर्मिनेशन भी लगभग रेनunciation से मिलता जुलता ही है। इसके अंदर क्या होता है टर्मिनेशन में कि आपकी नागरिकता ऑटोमेटिक चली जाती है, क्योंकि सरकार इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है कि ऑटोमेटिकली आपकी नागरिकता चली जाएगी। किस लिए चली जाएगी, क्योंकि अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो ऑटोमेटिकली आपको क्या है कि ये नागरिकता आपकी चली जाएगी, टर्मिनेट आपको करनी पड़ेगी। दूसरा क्या है कि अगर इसके अंदर एक प्रोविजन भी है कि आप जब फॉरेन सिटीजनशिप कोई लेते हैं, कि फॉरेन सिटीजनशिप अगर आपने ले ली किसी कंट्री की, तो जिस डेट से फॉरेन सिटीजनशिप आपको मिली है वहां पे, उसी सेम डेट से यहाँ की नागरिकता जो टर्मिनेट होती है। थर्ड जो वे है वो है डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन के अंदर कैसे आपकी नागरिकता का लॉस होता है उसके अंदर देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी पूरी इन्वॉल्व रहती है कि वो आपको अलाउ नहीं करती है सिटीजनशिप मेंटेन करने के लिए कि आपको सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर 100% इंटरफेयर करती है और वो बोलती है कि आपसे सिटीजनशिप छीनी जाएगी। क्यों छीनी जाएगी, उसके कई तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है फ्रॉड बेस पे, कि हो सकता है कि आप विदेशी हो या उस टाइम पे मतलब क्या है कि आप विदेश में सेटल हो रखे हो और आपके जो पूर्वज थे, एंसेस्टर, वो भारतीय थे, उस बेसिस पे आपने रजिस्ट्रेशन करके किसी तरीके से या नेचुरलाइजेशन के द्वारा, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था, उस तरीके से आपने अगर नागरिकता ले ली है, लेकिन आपने उस टाइम पे कुछ ऐसे फ्रॉड करके नागरिकता ले ली, कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो आपके ऑथेंटिक नहीं निकले, तो इस वजह से अगर आपने नागरिकता ले ली तो नागरिकता जो है सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी टाइम पे आपकी डिप्रीव कर सकती है, आपकी छीन सकती है और आपके ऊपर
ये दायर कर सकती है कि इस वजह से आपको नागरिकता हम नहीं देंगे। दूसरा तरीका है डिसलॉयल्टी का, कि अगर हो सकता है कि वारलाइक सिचुएशन आ जाए, या वारलाइक सिचुएशन नहीं तो हो सकता है आप इंटरनेशनल कोई दूसरी जैसे कंट्री की मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ में मिलके या भारत के से जुड़ी हुई कोई कुछ खबरें आप उनको देते हो, मतलब क्या है कि डिसलॉयल्टी टाइप करते हो आप, मतलब क्या है कि ऑनेस्टी नहीं करते हो, आपका जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रति आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो, जो सिटीजनशिप के जो रूल रेगुलेशन है उनको आप मेंटेन नहीं करते हो, तो उस वजह से डिसलॉयल्टी केस में भी आपकी नागरिकता चली जाती है। हो सकता है कि आपने युद्ध के समय पे आपने नागरिकता आपने भारत की ले रखी है और युद्ध के समय पे आप दूसरी कंट्री का साथ देके और भारतीयों का विरोध करने लग गए और भारतीयों के ऊपर आक्रमण करने लग गए, एनिमी को आप सपोर्ट करने लगे एनिमी कंट्री को, तो उस टाइम पे आपकी जो है नागरिकता चली जाएगी। तीसरा, अगर आपका नागरिकता का जो जाने का इससे डिप्रीव आपको सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है क्रिमिनल एक्ट के बेस पे, कि हो सकता है कि आपने कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी कर दी। फॉर एग्जांपल, अगर आप भारत की नागरिकता आपने ले रखी है लेकिन आप विदेश में वैसे सेटल हो रखे हो, लेकिन आपने वहाँ पे कोई घिनौनी हरकत कर दी जिससे क्या कि कंट्री की इमेज खराब होगी, कि भारत की जो इमेज है वो टार्निश हो रही है उस वजह से। और दूसरा क्या है कि आपको इम्प्रिजनमेंट वगैरह हो गया मोर देन 2 ईयर्स उस केसेस के अंदर इन्वॉल्व होने से, तो उस वजह से आपको जो है भारत की गवर्नमेंट जो है नागरिकता के लिए डिप्रीव कर सकती है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस एब्सेंस, अगर आपका मोर देन 7 ईयर्स कॉन्टिन्यूस एब्सेंस रहता है और इस इंटेंशन से कि आप भारत के अंदर वापस शिफ्ट नहीं होंगे या भारत के अंदर वापस कभी आना ही नहीं चाहते या कुछ मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे, जो अगर आपसे कुछ कंसल्ट किया जा रहा है तो उस बेसिस पे भी आपकी नागरिकता कैंसिल की जा सकती है। सबसे मेन चीज़ क्या होती है इसके अंदर नोट रखने की चीज़ ये कि जब भी आपको ये डिप्रीव करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आपसे नागरिकता जबरदस्ती छीनती है तो उसके अंदर आपको पूरा टाइम प्रोवाइड करवाया जाता है कि आप अपनी नागरिकता को बचाने के लिए भरपूर प्रयास कर सकते हैं। आप इंडियन जुडिशियल सिस्टम में भी रिव्यू कर सकते हैं अपनी नागरिकता को बचाने के लिए। अगर हम बात करें कि प्रोसीजर और कंसीडरेशन क्या है, कि क्या क्या उस टाइम पे आपको प्रोसीजर अपनाना होगा अगर आपकी नागरिकता ऐसे छीनी जा रही है, तो सबसे पहले क्या है कि नोटिफिकेशन आता है इसका, कि पब्लिक नोटिफिकेशन होगा कि आपकी नागरिकता जो है खतरे में है, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा बाय द वे। उसके बाद में क्या है कि इंडिविजुअल को भरपूर टाइम दिया जाएगा कि वो जुडिशियल रिव्यू के लिए भारत की कोर्ट के अंदर जो अपील कर सकता है। और इसके बाद में क्या है कि अगर आपकी नागरिकता बचती है कोर्ट डिसाइड करेगी, नहीं तो फिर क्या है कि बाद में आपकी नागरिकता छीनी जाएगी। अगर कोर्ट ने बोल दे कि आपको मतलब आप की इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ ही नहीं रही कि आपको नागरिकता प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या कि नागरिकता फिर त्यागनी पड़ेगी, आपसे छीनी जाएगी। अगला कि रिजम्पशन, ये स्पेशली होता है कि माइनर चिल्ड्रन जो होते हैं उनके केस के अंदर, कि हो सकता है कि अभी मैंने जैसे बताया था एग्जाम्पल दिया था कि मैंने यूएसए की नागरिकता आज ले ली, लेकिन मेरे बच्चे जो है वो माइनर हैं आज, तो वो क्या है कि अडल्ट होने के बाद में 18 ईयर्स के बाद में हो सकता है भारत की नागरिकता फिर से अप्लाई कर दें कि उनको भारत की नागरिकता चाहिए। तो इन सब की ये सब 3 हमने जो है क्राइटेरिया देखे थे जिनके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि भारत की नागरिकता कैसे त्याग सकते हैं या भारत की नागरिकता आपसे कैसे छीनी जा सकती है। अगला है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, OCI। OCI आपने सुना होगा, एक होता है जैसे NRI, एक होता है OCI। NRI तो क्या होता है कि भारत की सिटीजनशिप है लेकिन आप बाहर रह रहे हैं। OCI क्या होता है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होती है। ये बेसिकली शुरू की गई थी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा, इसके लिए एफर्ट लगाया गया था शुरुआत में 2002 में। 2003 के अंदर इसके अंदर एक अमेंडमेंट आया था हमारा, जो 1955 का सिटीजनशिप एक्ट था उसके अंदर अमेंडमेंट करके 2003 का अमेंडमेंट आया था। तो उसके अंदर क्या होता है कि ये क्या होती है सबसे पहले समझ सकते हैं। तो ये स्कीम शुरू की गई थी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, किस लिए कि परमानेंट रेजिडेंसी प्रोवाइड करवाई जाए किसको, जो आदमी है जो इंडियन ओरिजिन के हैं और हो सकता है कि उन्होंने भारत की नागरिकता त्याग दी लेकिन वो विदेश में सेटल हो गए हैं। तो विदेश में सेटल वो हो गए, लेकिन अगर वो उनका फिर भी इंडिया में आने का मन है या भारत के अंदर पढ़ाई करने का मन है, बिजनेस करने का मन है, तो वो OCI कार्ड के थ्रू क्या है कि अगर OCI की जो नागरिकता सिटीजनशिप उनको मिल जाती है ओवरसीज सिटीजनशिप, तो उसके बेसिस पे वो क्या है कि ईजिली आ जा सकते हैं, उनको एक ग्रीन कार्ड वीजा टाइप मिल जाता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो ये किस चीज़ में अलाउ करता है कि उनको फ्रीली जो है उनका मूवमेंट हो सके भारत के अंदर, और इंडिफिनिट टाइम के लिए वो भारत के अंदर अगर रहना चाहें तो रह सकते हैं। लेकिन क्या है कि इसको फुल इंडियन सिटीजनशिप के इक्विवेलेंट तो है, लेकिन जो फुल इंडियन सिटीजनशिप में कुछ ऐसे राइट हैं जैसे वोटिंग का राइट है आपको, तो वो उसके अंदर OCI के अंदर नहीं मिलेगा। कुछ मतलब क्या है कि राइट आपके कम कर दिए गए OCI के अंदर। तो इसका अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें कि किसी को ओवरसीज सिटीजनशिप भारत की चाहिए,
तो उसको कैसे मिलेगी, किस किस को मिलेगी? सबसे पहले कि फॉर्मर इंडियन सिटीजन है, 26 जनवरी 1950 से के टाइम पे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू हुआ था, उस टाइम पे अगर वो एलिजिबल थे नागरिकता, भारत की नागरिकता के लिए, तो अगर वो भले ही उनके पास भारत की नागरिकता आज नहीं है, उनके पास विदेश में किसी दूसरे देश की नागरिकता है, लेकिन वो ओसीआई कार्ड के लिए, ओवरसीज सिटीजनशिप के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, उनको मिल जाएगी। अगला क्या है, हो सकता है कि किसी के पूर्वज वो भारत की नागरिकता उनके पास हो, और आज के जो बच्चे हैं उनके पास किसी दूसरे देश की नागरिकता, जैसे यूएसए की है या कनाडा की है, सिंगापुर की, किसी दूसरे देश की नागरिकता है, तो वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उनको मिल सकती है, ओवरसीज सिटीजनशिप थोड़ा इजीली मिल जाती है। अगला कि स्पाउस के केस में कि हो सकता है कि जो फॉरेन ओरिजिन की जो स्पाउस है या कोई सिटीजन है, और यहाँ पे मान लो यहाँ से कोई भारत, ये वहाँ सेटल हो रखा है अमेरिका में, और उसने वहाँ की लड़की से शादी कर ली, तो उसका ओसीआई जो कार्ड है वो बहुत इजीली बन जाएगा उसका। इसके अंदर बेसिकली नोट करने की ये चीज़ें हैं कि ओवरसीज सिटीजनशिप किसके लिए प्रोहिबिटेड है। वो है कि अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स अगर वो पाकिस्तान से या बांग्लादेश की अगर सिटीजनशिप उनके पास है, तो फिर आपको ओवरसीज सिटीजनशिप का कार्ड नहीं मिलेगा। ये 2 कंट्री जो है ये प्रोहिबिट की गई है उसके अंदर। इसके आगे बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले क्या है कि इसके लिए आपको ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है भरना पड़ेगा, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की वेबसाइट पे जाके, और वहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में ये सब डॉक्यूमेंट जो है ये सब आपको प्रूफ लगाने पड़ेंगे कि प्रेजेंट सिटीजनशिप किस कौन सी कंट्री की आपके पास में, या कौन सा ऐसा रिलेशनशिप आपका इंडियन एंसेस्टर के साथ में, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट होगा, इंडियन पासपोर्ट होगा, क्योंकि ये उसी के लिए तो मिलता है कि जो हमारी इंडियन ओरिजिन के जो 26 जनवरी 1950 के टाइम पे जो एलिजिबल करते थे जो लोग, मीन्स उस टाइम पे जो हमारे पूर्वज जो इंडियन थे, उसी के बेसिस पे तो हम ले रहे हैं ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड। या फिर आपको जो है एड्रेस प्रूफ लगाना पड़ेगा, फोटोग्राफ वगैरह, ये सब मतलब डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे, और इन सब डॉक्यूमेंट के साथ में जो है आपको अपनी फाइल सबमिट करनी पड़ेगी रिलीवेंट अथॉरिटी को। उसके अंदर चाहे आप उसमें एम्बेसी वगैरह में लगा सकते हैं या मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर को, जिसको भी है, और उसके बाद में आपको जो फीस वगैरह प्रोवाइड जो आपको पे करनी पड़ेगी। अगर हम बात करें इसके बेनिफिट की कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का कार्ड अगर किसी को मिल जाए तो उसको क्या क्या बेनिफिट होते हैं, तो सबसे पहले उसको जैसे फ्री वीजा ट्रेवल रहता है कि वीजा की रोक टोक उसको उसके ऊपर नहीं रहती है कोई भी, और फाइनेंशियल इकोनॉमिकल राइट भी उसको थोड़े मिल जाते हैं, क्योंकि भारत के अंदर उसको बैंक खाता खोलने के या कुछ भारत के अंदर इन्वेस्ट करने के या कुछ बिजनेस करने के, भारत के अंदर आने जाने के, एजुकेशन लेने के, इस टाइप के उसको जो है राइट मिल जाते हैं। इसके अलावा जो है उसको स्टडी करने के या कुछ काम करने के भारत के अंदर उसको राइट प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। मतलब एक किस्म से उसको क्या है कि आप मान सकते हैं कि 70% जो हमारी सिटीजनशिप जो नागरिकता भारतीयों को मिलती है, उसके 70% राइट ओवरसीज सिटीजनशिप वालों को भी मिलते हैं। अगला अगर हम रिस्ट्रिक्शन की बात देखिए कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो राइट हैं वो उनको नहीं मिलते हैं, तो सबसे पहले उनको वोटिंग का राइट उनको नहीं मिलता है, पब्लिक ऑफिस वो अटेंड नहीं कर सकते, वो ऐसे कुछ वो प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं लड़ सकते, वाइस प्रेसिडेंट या कुछ सुप्रीम कोर्ट का जज है वो बन नहीं सकते, तो इस टाइप के पब्लिक ऑफिस वो अटेंड नहीं कर सकते। या इसके अलावा कुछ हमारे जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जैसे डिफेंस की जो हमारी लोकेशन है, हो सकता है उनके ऊपर उनको प्रोहिबिट कर दिया जाता है कि वहाँ पर वो विजिट नहीं कर सकते। इसके अलावा हम कैंसिलेशन की बात करें कि कैंसिलेशन ये ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का कार्ड कैसे हो सकता है आपका, तो वही इसके भी कुछ मिलते जुलते ही हैं जो भारत की सिटीजनशिप से जो है। वो पहला वही है कि फ्रॉड, अगर आपने कुछ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दिया है अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करते टाइम इसके लिए। दूसरा हो सकता है कि आपने भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत नहीं की है, उसके प्रति आपने डिसअफेक्शन दिखाया है, और आपने किसी एनिमी कंट्री को या किसी एनिमी को जो भारत के खिलाफ कुछ साजिश रच रहे हैं उनको आपने सपोर्ट किया है। इसके अलावा आपने सिटीजनशिप एक्ट को जो है वोलेट किया है, मीन्स उसके रूल्स रेगुलेशन, उसके प्रोविजन को अगर आपने फॉलो नहीं किया है, तो उस बेसिस पे भी आपकी जो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का कार्ड है वो इनवैलिड हो सकता है।